दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र करीबन 22-23 साल के आसपास रही होगी, रात करीबन 9:30 बजे का समय रहा होगा। और दोस्तों, जो बस दिल्ली जा रही होती है, यानी जो आगरा एक्सप्रेस वे होता है, उससे पहले एक ढाबा होता है। वहीं पे दोस्तों रुक करके जो यात्री वगैरह थे, वो सब खाना खा रहे होते हैं। तो वो लड़की बस में आती है और बस में आने के बाद दोस्तों आकर के बैठ जाती है। दोस्तों बस के अंदर प्रवेश तो कर जाती है और जब सारे यात्री आकर के अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो पता चलता है कि उस पूरे बस में सीट है ही नहीं। वो कंडक्टर के पास जाती है और जा कर के कहती है कि मुझे एक सीट का प्रबंध कर दीजिए। तो वो कंडक्टर कहता है कि देखो, बस तो पूरी तरीके से भर गई है, सीट मिल पाना मुश्किल नहीं है। एक सीट है, एक व्यक्ति है जो कि स्लीपर को बुक किया था, वो है अकेला, उसकी एक स्लीपर खाली है और अगर तुम चाहो तो उसके साथ एडजस्ट हो सकती हो। तो वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, वह लड़की उस लड़के के साथ स्लीपर में एडजस्ट होने का फैसला ले लेती है और अब उसके सीट पर जाती है और दोस्तों जा कर के लेट जाती है। अब दोस्तों बस वहाँ से निकल पड़ती है और आगरा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से पकड़ लेती है। बस की रफ्तार दोस्तों पूरी रफ्तार से अपनी चलने लगती है। अब दोस्तों बस का जो ड्राइवर था वह अंदर की सारी लाइटें बंद कर देता है, छोटी-छोटी जो लाइटें होती हैं वही सिर्फ चालू होती हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे-जैसे बस की रफ्तार बढ़ रही होती है, लोग नींद में आने लगते हैं। तभी दोस्तों अचानक लड़की और लड़के के बीच एक अजीब-सी हरकत शुरू हो जाती है और दोस्तों जब वो हरकत हद तक बढ़ जाती है, तो इसके बाद दोस्तों कहानी में कुछ ऐसा चीज़ सामने निकल कर के आता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लड़की कौन थी और आखिर ये दिल्ली अकेली क्यों जा रही थी? इसके पास ना कोई सामान था, ना कुछ था। इसके पीछे खास वजह क्या थी? आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और पिछली वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया था, वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम लेने का कोशिश करूँगा। तो देर ना करते हुए चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और जो हमारी आज की जो ये सच्ची घटना है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से मूल रूप का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम दीपक कुमार, उम्र 25 साल के आसपास रही होगी, दिल्ली में रहता था और दोस्तों ठेला लगाया करता था। वहाँ टिकिया चौमिन का उसका ठेला था, उसी से वो अपना गुजर बसर किया करता था। दोस्तों दीपक जो था वह गर्मी के महीने में उसके परिवार में एक शादी थी, तो वह शादी अटेंड करने के लिए आया था और लगभग 1 महीने तक अपने गाँव में रहा। उसके बाद दोस्तों वो फिर से अपने काम पे दिल्ली जाने का फैसला लेता है और दीपक सोचता है कि अगर एसी ट्रेन में कोई टिकट मिल जाए, तो एसी ट्रेन से ही चला जाएगा, लेकिन सीट ना मिलने के कारण अब वो बस से जाने का फैसला ले लेता है। दोस्तों वह बस की जो दोनों स्लीपर होती है वो एक साथ दोनों को ही बुक कर लेता है और अब उसके बाद दोस्तों वो प्रतापगढ़ से बस को पकड़ता है और दिल्ली के लिए दोस्तों निकल पड़ता है। बस जो थी वह चल पड़ती है और लखनऊ से पहले दोस्तों एक ढाबा मिलता है, उस ढाबे पर बस रुक जाती है। रात करीबन लगभग 8:30 पौने 9 का समय रहा होगा। बस जो थी दोस्तों वहाँ पे रुक जाती है। सारे यात्री जिनको खाना-पीना खाना होता है वो खा लेते हैं और अब उसके बाद दोस्तों जब बस एक्सप्रेस वे पकड़ती है, तो पूरी रात नहीं रुकती है। अब दोस्तों सीधा वो अपने गंतव्य पर ही रुकती है। सारे लोग खाना-वाना खा रहे होते हैं, तभी दोस्तों एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास थी। वह उस बस में सीट ढूँढने का प्रयास करने लगती है। उस वक़्त बस खाली थी, एक सीट पे जाकर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही बस का ड्राइवर आता है, गाड़ी का हॉर्न बजाता है, चलने के लिए इंडिकेट करता है, तो सारे यात्री जो थे वो आकर के अपनी सीट पकड़ने लगते हैं। देखते-देखते दोस्तों पूरी बस भर जाती है और अब इसके बाद दोस्तों जो ये लड़की थी वह खड़ी हो जाती है, इसको सीट नहीं मिलती है। काफ़ी हद तक परेशान हो जाती है। दोस्तों इस लड़की के पास ना तो कोई बैग था, ना ही कपड़ा था, ना ही इसके साथ कोई था और ये बिल्कुल अकेली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी मुसीबत में हो या फिर इसके पीछे कोई रहस्य रहा हो। ये कंडक्टर के पास जाती है और कहती है, भैया मुझे एक सीट दिलवा दो, ना हो तो बैठने वाला ही दिलवा दो। कंडक्टर कहता है कि मैडम बस पूरी भर चुकी है और मैं आपके लिए सीट की व्यवस्था कहाँ से करूँ? तभी वो कहती है कि भैया किसी भी तरीके से जुगाड़ कर दो। तब वो कहता है ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। दोस्तों कंडक्टर को अचानक याद आता है कि एक व्यक्ति है जो डबल स्लीपर बुक किए हुए है और वह स्लीपर में सिंगल है, एक सीट उसकी खाली है। तब वो लड़की से कहता है कि देखो एक व्यक्ति है, आदमी है और अगर तुम उसके साथ मैनेज करना चाहो तो कर सकती हो। वो डबल स्लीपर लिए हुए है लेकिन उसकी एक स्लीपर खाली है। तो वह लड़की कहती है ठीक है, मैं किसी तरीके से मैनेज कर लूँगी, रात भर की ही बात है। वो कहता है ठीक है, मैं उस व्यक्ति से बात करके आता हूँ और उसे बताता हूँ।
अब वो लड़की कहती है चलो ठीक। कंडक्टर उस लड़के के पास जाता है, कहता है भैया एक लड़की है जो बेबस लाचार है, बहुत परेशान है और उसे सीट की एक आवश्यकता है, सीट खाली नहीं है और अगर तुम चाहो तो उसको अपने साथ एडजस्ट कर सकते हो। वो लड़का कहता है कि यार गर्मी का महीना है और मैंने अपने आराम के लिए ही डबल स्लीपर बुक किया था और मैंने सोच रहा था कि 3 AC टिकट मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। और तुम यार आखिर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, एक लड़की है, उल्टा सीधा हो गया, पता नहीं कुछ कैसी है, आजकल समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब दोस्तों तब वो कंडक्टर कहता है कि ठीक है, बस के अंदर हो और अगर तुम्हारा मन करे, विश्वास हो तो रख लो, और यदि कोई बात होती है, परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। दोस्तों वह व्यक्ति सरल स्वभाव का था, दीपक नाम था उसका। दीपक कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेता हूँ, हो सकता है अगर कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत आ गई हो इस लड़की को। दीपक तैयार हो जाता है और अब उसके बाद दोस्तों वह कंडक्टर जो था वो जाता है उस महिला, उस लड़की से कहता है एक काम करो, वह व्यक्ति जो है मान गया है और जा करके तुम चाहो तो उसके सीट पे लेट जाओ। कंडक्टर उसको लेट करके ले करके जाता है और दीपक की सीट को बताता है कि यही सीट है, किसी भी तरीके से मैनेज कर लो। वह कहती है चलो ठीक है। अब दोस्तों वह जाती है, दीपक के किनारे चला जाता है और वह अब उसके अंदर घुस जाती है और घुस करके लेट जाती है। अब धीरे धीरे करके जो ये बस जो थी वो पहुंच जाती है आगरा एक्सप्रेस वे पर। बस पूरी 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, 100 की स्पीड से बस चलने लगती है। तो दोस्तों जो बस का जो ड्राइवर था वो अंदर की जो लाइटें चल रही होती है उन्हें बंद कर देता है और बाकी जो स्टाफ जो होते हैं वो आगे जाकर के बैठ जाते हैं। तो बस के अंदर कुछ यात्री थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब दोस्तों तो बस के अंदर सिर्फ यात्री थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। दोस्तों बस जो थी वो पूरी तरीके से स्पीड पकड़ चुकी होती है। तभी दोस्तों जो वो लड़की थी वो दीपक से कहती है कि भैया एक हमारा छोटा सा काम कर दो। दीपक कहता है हाँ मैडम बताओ क्या काम है। तब वो कहती है कि मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया है और मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे कहीं फोन करना है। दीपक कहता है कि मैडम चार्जर वगैरह आपके पास नहीं है क्या? तो वो कहती है नहीं भैया मेरे पास कुछ नहीं है। दीपक कहता है कौन सा चार्जर लगेगा, और अगर तुम्हारे पास टाइप सी का चार्जर लगता हो तो मेरे पास है, तुम ले करके अपना फोन चार्ज कर सकती हो। बाकी रही बात फोन करने का, लो ये फोन यूज कर लो। तो वह कहती है कि नहीं भैया टाइप सी ही लगेगा, लेकिन मैं अपना अभी फोन चार्ज नहीं करूंगी, बस आप मुझे अपना फोन दे दीजिए। दोस्तों वो लड़की फोन लेती है और एक नंबर मिलाती है। घंटी बार बार जा रही होती है लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। थोड़ी देर तक वो फोन मिलाती है और अब उसके बाद दोस्तों उसके चेहरे पर कुछ चिंता सी लगने लगती है, लेकिन फोन उठा करके दीपक को दे देती है। दीपक कहती है क्या हुआ मैडम, फोन लगा नहीं क्या? तो वो कहती है नहीं फोन तो नहीं लगा, जिसको मैं फोन कर रही हूँ हो सकता है कि ड्यूटी पर हो या फिर किसी काम में व्यस्त हो या फिर सो गया हो, जिसके कारण फोन नहीं उठा रहा है। दीपक कहता है कि मैडम आप कहाँ जा रही हो, किसके पास जा रही हो? तो वो कहती है कि भैया ऐसा बात नहीं है, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब दीपक जो था वो अपने मोबाइल से चार्जर निकालता है, कहता है कि एक काम करो अपना मोबाइल फोन चार्ज कर लो। मान लो अभी रात तक तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन अगर सुबह उतर जाएंगे तो तुम्हें बात करने की जरूरत पड़ी तब क्या करोगे? वो कहती है ठीक है। चार्जर ले लेती है, मोबाइल को चार्जिंग में लगा देती है। फोन पूरी रात चार्ज होते रहता है, लेकिन दोस्तों वह जो थी वह फोन पूरी रात इस्तेमाल करती है सिर्फ और सिर्फ दीपक का। दीपक उसे बार बार फोन दे रहा होता है बात करने के लिए, और जिस नंबर पर वो ट्राई कर रही होती है दोस्तों उसे अब लग नहीं रहा होता है। दोस्तों रात तकरीबन 11:30-12 बजे का समय हो चुका था और बस जो थी वो पूरी स्पीड पे थी। यात्री भी जो थी वो लगभग कुछ तो नींद में थे, और दोस्तों जिनको नींद नहीं लग रही थी उनके भी आंखों पर नींद दिखाई दे रही थी। ना तो दोस्तों दीपक को नींद आ रही थी और ना ही उस लड़की को। देखता है दीपक की वो लड़की जग रही होती है, दोनों बात करने लगता है। दीपक पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तब दोस्तों अपना नाम एकता बताती है। पूछता है कहाँ की रहने वाली हो? तो अक्सर सिर्फ ये बताती है कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, कौन सी जगह की है वो नहीं बताती है। अब उसके बाद दोनों में बात होने लगती है। दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ साथ जा रहे थे तो दोनों दोस्तों स्वाभाविक बात है बस में इधर उधर शरीर छुआ करता था। तो दोस्तों रात में वो पूरी लड़की एकता जो थी वो फोन पे फोन लगाए जा रही थी, और जिस आदमी को फोन लगा रही थी, जिस नंबर पे फोन लगा रही थी दोस्तों, वो फोन उठ नहीं रहा होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है, उसका चेहरा जो है वो बुरी तरीके से लटक जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और अब वो मन ही मन रोने लगती है। दोस्तों कहीं न कहीं दीपक जो था वो भाँप जाता है, पूछता है क्या बात है मैडम, इतना रो क्यों रही हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई घर में बीमार है या कोई बात हो गई? दीपक जानने का प्रयास करने लगता है। लेकिन दोस्तों एकता जो थी वो कुछ भी बता नहीं रही होती है, अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हो रही थी और उसको ये लग रहा था कि फ़ोन उठ नहीं रहा है और पता नहीं अब दोस्तों दीपक जो था वो बहुत जानने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है, अंदर ही अंदर छटपटा रही होती है।
इसी तरीके से दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है बस। आनंद विहार बस अड्डे के पास दोस्तों भी वहीं उतरने का प्रयास करती है और इत्तेफाक से दीपक को भी वहीं उतरना था। अब दोस्तों दोनों उतर जाते हैं और जैसे ही दीपक उतरता है तो वह लड़की कहती है आपको भी यहीं उतरना था, तो वह कहता है हाँ मुझे यहीं उतरना था, थोड़ी दूर पे मेरा कमरा है जहाँ पे मैं रहता हूँ और इसी बस अड्डे के पास मैं एक दुकान लगाता हूँ जहाँ पे मैं टिकिया चाउमीन बनाता हूँ। तो कहती है बहुत अच्छा काम है। दोस्तों वह लड़की जो थी वहां पे बैठ जाती है और उस लड़के से कहती है कि एक बार और फोन दे दो मैं फोन कर लूँ। लड़का कहता है क्या हुआ मैडम आपका फोन चार्ज नहीं हुआ क्या? तो कहती है फोन तो चार्ज हो गया लेकिन मैं अपना फोन ऑन नहीं कर सकती। वो लड़का कहता है मैडम आखिर ऐसा कौन सा बात है जो आप अपना फोन ऑन नहीं कर सकती? वो दोस्तों कुछ बता नहीं रही होती है और वो कहती है भैया फोन दे दो। दीपक दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, इसके पास फोन भी है चार्ज भी है फिर भी ये अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रही है और मेरा ही फोन बार बार लेकर के फोन कर रही है। अब दोस्तों दीपक को शंका होने लगता है, फिर भी कहता है कि चलो ठीक है एक बार फोन मिलाते हैं। अब दोस्तों वो फिर से फोन मिलाती है लेकिन फिर से उठता नहीं है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वहाँ फूट-फूट के रोने लगती है और वो अपने आप को ठगी सी महसूस करने लगती है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, करे तो क्या करे? दीपक उसे ढांढस बनाता है और कहता है कि सच बताओ बात क्या है? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। दोस्तों वो टूट जाती है और टूट करके दोस्तों जो वो बात बताती है सुन के दीपक रोक के खड़े हो जाते हैं। वो बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ता है और हम दोनों पिछले 3 सालों से रिलेशन में हैं और हम दोनों लोगों ने शादी करने का फैसला किया है और मजबूरीवश वो आ नहीं पाया तो बोला कि दिल्ली आ जाओ मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा और हम लोग पति और पत्नी के रूप में रहेंगे। तुम्हारे घर वालों को ये सब चीजें पसंद नहीं है इसलिए हम लोग वो भाग करके मैं वहां से दिल्ली आने लगी और जब मैं वहां से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ तो उठ नहीं रहा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बार बार फोन कर रही हूँ, पता नहीं वो जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। तुम्हारा नंबर मान लो अननोन नंबर था, उठाना चाहिए। अब दोस्तों इस बात को सुन करके और मैंने अपना नंबर इसलिए बंद किया है कि ऐसा ना हो घर वाले पुलिस को दे दी हम और लोकेशन के आधार पर मैं पकड़ी हूँ, इसी कारण मैं अपना मोबाइल ऑन नहीं कर रही हूँ। अब ये बात सुन के दोस्तों हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, इसकी हिम्मत देखो कि घर वालों को आंखों में धूल झोंक के दिल्ली आ गई। दीपक को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि समय खराब हो और ये जाए और कहीं हमारी यूपी की रहने वाली के साथ कहीं खुदा ना खादसा हादसा हो जाए, क्योंकि दिल्ली शहर या फिर कोई भी शहर हो खतरों से खाली नहीं है। उसको दोस्तों अंदर ही अंदर ये डर सताने लगता है। अब दीपक मन बना लेता है वह इस लड़की को सही जगह पहुंचा कर ही अपने रूम पे जाएगा। दोस्तों दीपक उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम्हारा प्रेमी नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और यदि वो नहीं आता है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरा एक कमरा है, मैं तुम्हें सुरक्षा के साथ रखूंगा और हम दोनों के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिससे कि तुम्हें दिक्कत परेशानी हो और जब तक तुम रहना चाहो तब तक रह सकती हो। तब वो कहती है ठीक है भैया, आपने हमें इतना आश्वासन दिया, इतना विश्वास जताया मेरे ऊपर, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हो, मैं उसका इंतजार कर लूंगी क्योंकि वो यहीं पे आने के लिए बोला है और हो सकता है कि वह कहीं और हो ना उठा रहा हो, क्योंकि उसको पता है शायद डर के मारे कुछ भी हो सकती है। तो दीपक कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको आ जाने दो, मैं अजनबी बन करके बैठा रहूंगा और आ जाएगा तब तुम उसके साथ चली जाना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो। तब वो कहती है हाँ भैया पढ़ी लिखी अच्छे घर की हो, माँ और पिताजी एक सरकारी नौकरी में है और मेरे दादाजी भी सरकारी नौकरी में हैं और मेरे बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरा एक छोटी बहन है और मेरा एक भाई है जो कि बहन से भी छोटा है। तो दीपक जो था वह कहता है कि यार सबसे बड़े ही हो और बड़े होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया तो सोचो अब तुम्हारे भाई बहन माँ पर क्या गुजर रही होगी, कितना परेशान होंगे, कम से कम तुमको उनको तो बताना चाहिएगा। तब वह कहती है कि मैं उन शादी करने के लिए घर में बताया था कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी प्यार करूंगी, पिताजी हमारे नाराज हो गए और एक दो बार हमें मारा और डांटा भी और दो जब ये लोग नहीं माने, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरी जिंदगी है और मैं और वो 3 सालों से पिछले रिलेशन में है। दोस्तों दीपक समझ जाता है कि मामला ये प्रेम प्रसंग का है और आजकल के समय में ये सारी बातें आम हो गई हैं, भागना किसी और के साथ रिलेशन बनाना ये तो दोस्तों आजकल कॉमन हो गया है। फिर भी दोस्तों दीपक उसका साथ नहीं छोड़ता है, कहता है कि चलो मैडम मैं इंतजार करता हूँ। दोस्तों देखते देखते लगभग 10 बज जाता है और 10 बजे तक जो ये लड़की होती है इसकी खबर लेने वाला ना लड़का आता है ना व्यक्ति आता है। दीपक को लगता है कि इस लड़की के साथ धोखा हो गया, कहीं ना कहीं दोस्तों ये लड़की भी अपने आप को ठगा महसूस करने लगती है कि मेरे साथ छल हो गया। अब इसको लगता है कि मैं घर जाऊंगी तो क्या बताऊंगी, नंबर बंद करके रखा था। मानो कि दुनिया जो थी वो छोटी पड़ जाती है, अंधेरा छोटा पड़ जाता है
कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तब दीपक जो था वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मेरे साथ घर चलो, आराम से रहना। अब जब वो फ़ोन उठा लेगा तो तुम चली जाना, या फिर वह चले आएगा, जहाँ मन करे मिल लेना, चली जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अभी इस शहर में तुम्हें अकेला छोड़ना खतरों से खाली नहीं है। एकता जो थी वो कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूँ। वो कहता है ठीक है। आधे घंटे और इंतज़ार करती है, फ़ोन मिलाई जा रही होती है, वो फ़ोन उठ नहीं रहा होता है, और दोस्तों जब वो हैरान हो जाती है, तो लास्ट में वह दीपक के साथ अब वो जाने का फैसला ले लेती है। दीपक दोस्तों वहाँ से एक ऑटो बुक करता है और वहाँ से जाता है। एकता को भी साथ में लेकर के जाता है। ना तो दोस्तों एकता के पास कोई बैग था, ना ही कोई कपड़ा था, और उसके पास वही कपड़े थे जो वो पहन करके आई थी, और एक फ़ोन था जो टूटा-फूटा था, वो फ़ोन भी अच्छा नहीं था। दीपक और एकता दोस्तों दोनों रूम पे पहुँचते हैं। दीपक एकता से कहता है, देखो एक मेरा छोटा-सा रूम है, एक काम करो, तुम्हारे पास कपड़े-उपड़े तो है नहीं, तो तुम जाओ अंदर बैठो इत्मीनान से, मैं बाहर से कुछ कपड़े तुम्हारे लिए ले करके आता हूँ, नहा-धुआ लो। उसके बाद खाना-पीना बना करके खाते हैं, और उसके बाद फिर तुम उससे बात करना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब बात हो जाए चली जाना, कोई भी समस्या या दिक्कत नहीं है। दोस्तों दीपक बाहर जाता है, कुछ कपड़े लेकर के आता है, लेडीज़ कपड़े जो एकता के लिए होते हैं, और कहता है एकता को कि तुम जाओ नहा लो और कपड़े चेंज करके आराम से बैठो, उसके बाद मैं नहाता हूँ। दोस्तों एकता के लिए वो पानी वगैरह फेंकता है, एकता जाती है, नहाती है, और अब दीपक जो था वो तब तक जा करके दुकान से सब खाने-पीने की सामान की व्यवस्था करता है, और एकता से कहता है कि तुम एक काम करो, खाने-पीने का इंतज़ाम करो, मैं भी नहा लेती हूँ। अब दोस्तों एकता जो थी वो खाना बनाने लगती है, और दीपक जो था वो नहा-धुआ करके तैयार हो जाता है। हल्का-फुल्का खाना बनता है, दोनों ही लोग खाना-पीना खाते हैं। एकता लेकिन दोस्तों उसके चेहरे की जो उदासी थी वो जान नहीं रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी आँखें रो-रो करके लाल हो गई थी। दीपक एकता से कहता है कि तुम डरो बिल्कुल भी मत, मुझे अपना समझो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। दीपक दोस्तों एक और दूसरे मोबाइल से उस लड़के को फ़ोन करने का प्रयास करता है, लेकिन लड़का जो था वो फ़ोन उठाने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा होता है। देखते-देखते 5-6 दिन का समय बीत जाता है। एकता जो थी वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाती है, और उसे लगने लगा कि अगर मैं घर जाऊँगी तो कौन-सा मुँह लेकर के जाऊँगी। 5 दिन हो गया, गाँव में पूरी हल्ला मच गया होगा कि एकता भाग गई किसी और के साथ, घर वाले भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों घर वाले भी इससे काफ़ी परेशान थे, पुलिस वाले में कंप्लेंट कर चुके थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, पुलिस भी इसे खोजने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दोस्तों इसे कुछ अता पता चल नहीं रहा होता है। इधर दीपक जो था उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है। शाम के समय दीपक इसके साथ बैठता है, तो अब दीपक अपना काम-धंधा छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ एकता के साथ ही समय बिताने लगा। उसको समझाने का पूरा प्रयास करने लगा, और एक दिन बैठे-बैठे एकता को समझाने लगा कि देखो तुम अभी इस उम्र में हो, कि अक्सर इस उम्र में लोग भाग जाते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं, तो इससे बेहतर है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, कुछ भी नहीं हो गया है। और घर वापस चली जाओगी तो माँ-बाप की जो दी हुई इज़्ज़त है वो भी बच जाएगी। कोई बहाना बना लेना कि मैं सहेली के यहाँ गई थी, या फिर किसी रिश्तेदारी के यहाँ गई थी, उनकी भी इज़्ज़त बच जाएगी। और जो तुम्हारे घर वाले हैं वो भी तुमको माफ़ कर देंगे। एकता कहती है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पिताजी बहुत खूंखार हैं, और घर जाने के बाद वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं मेरे साथ घर जाने के बाद क्या होगा? क्योंकि मेरे साथ घर पर क्या-क्या होता है ये मैं समझती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुन कर के जो दीपक कहता है कि देखो लड़के बिगड़ जाते हैं इस उम्र में, जो कुछ हुआ ये वाजिब बात है, और कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि संतान उसे गलत रास्ते पे जाए, गलत संपर्क में आए। दोस्तों आजकल का जो समय है वो सिर्फ़ एक-दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम उसे बताई थी कि मैं आ रही हूँ, और तुम मैं म वह तुम्हारा इंतज़ार करेगा बस स्टॉप पे, लेकिन नहीं बस स्टॉप पे आया, और 4-5 दिन हो गया, ना तुम्हारा फ़ोन उठा रहा है, ना ही कोई हाल-चाल लिया। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है? एकता कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत ध्यान रखता है, कुछ परेशानी में ज़रूर फँस गया होगा, तो वह कहता है कि कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कम से कम फ़ोन तो उठाना चाहिए। तब वो दीपक कहता है कि वो रहता कहाँ है? तब वो बताती है कि कल्याणपुरी के आस-पास कहीं रहता है। दीपक कहता है कल्याणपुरी तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूँढेंगे? ना एड्रेस है, ना कुछ है, सिर्फ सहारा एक फ़ोन नंबर का था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो आखिर ऐसे में उसे कहाँ ढूँढेंगे? दोस्तों उन दोनों की चुनौती बन गई होती है। दीपक एकता को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है, और एकता उस लड़के को लेकर के परेशान हो जाती है। समय बीतते जाता है, और दोस्तों धीरे-धीरे करके ऐसे ही 2-4 दिन का और समय बीत जाता है। तो अब जो ये दीपक था, वो एकता के पूरी तरीके से पीछे पड़ जाता है, और कहता है कि देखो अभी भी समय है, तुम अपने घर का नंबर दो, मैं बात करता हूँ, उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। वह कहती है कि नहीं मैं घर फ़ोन नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं वापस भी नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों ये सुन कर के दीपक जो था वो काफ़ी डर जाता है, और कहता है कहीं ऐसा ना हो कि लड़की उल्टा-सीधा कर ले, और फिर मेरे ही नंबर से बार-बार फ़ोन कर रही है।
तो मैं दीपक जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है कैसा मुसीबत गले पड़ गई। अच्छा होता है कि उस रात मैं इसको नहीं लेकर के आता, अब लाने के बाद ये मेरे गले की हड्डी बन गई है। एकता जो थी वह दीपक से कहती है कि एक बात कहूँ तुम मानोगे? दीपक कहता है कहो क्या कहना है, तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब जिसके लिए आई थी उसने तो हमें धोखा दे दिया और मैं घर नहीं जाना चाहती, और मैं घर जाऊंगी तो जिंदा नहीं बचूंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके साथ रहें। और ऊपर से दोस्तों तुम्हारा काम में हाथ बचा है। दीपक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों दोनों ही फैसला ले लेते हैं साथ काम करने का। अब दोस्तों एकता को लगा कि साथ काम करेंगे तो नहीं होगा तो खाने पीने का खर्च चलेगा। और उसको लगा कि दीपक बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते का आसपास का समय गुजार चुकी थी। तो अब इस एक हफ्ते में दीपक ने ना तो उसके साथ कोई गलत हरकत किया, ना ही व्यवहार किया, इसलिए दोस्तों पूरी तरीके से विश्वास मा चुकी थी कि ये लड़का जो है बहुत ही अच्छा है। अब अगले दिन से दोस्तों दीपक अपने काम धंधा करने में लग जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं व्यवस्था कर देता हूँ और कल से दुकान खुल जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। अब दोस्तों एक दिन पूरी व्यवस्था करता है और अगले दिन से एकता और दीपक मिल करके जो ये चाउमीन और टिकिया की दुकान होती है दोस्तों, इसको चलाने लगते हैं। दोस्तों इस काम से पूरी तरीके से दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि काम दुकान भी इनके बहुत अच्छा चलता था, अच्छा खासा इनकम हो जाया करता था। एकता को लगा कि इतनी दुकान चलती है, डेली के 5 7 8 हज़ार रुपए की इनकम थी। तो दोस्तों मन ही मन अब वो दीपक के साथ रहने का फैसला बना लेती है। लेकिन दोस्तों दीपक जो था, एकता और दीपक भी बैठे हुए होते हैं, तो एकता कहती है कि दीपक हमें आए हुए लगभग 15 दिन का समय बीत चुका है, और इस 15 20 दिन में हम लोग एक अजनबी की तरह रह रहे हैं, और इसके लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, और अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरे साथ कितने बड़े शहर में पता नहीं क्या होता। मैं जिंदा रहती भी या नहीं रहती, मैं मर जाती या कहाँ जाती, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये घर से मूड बना करके आई थी कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। दीपक कहता है कि चलो ठीक है, जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है और जो कुछ भी गलत नहीं करता है। और दोस्तों तुम लड़की अच्छी थी और तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, तुम बच गई। दोस्तों ये सारी बातें चल रही होती है तो एकता पूछती है तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है। 1 2 साल में शादी करने का विचार है, क्योंकि घर में मैं ही पड़ा हूँ और घर में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं वो भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों एकता जो थी वो कहती है दीपक एक बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है? तब दीपक कहता है बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने जिंदगी में सिर्फ गलती ये की हो जो घर से भाग गए थे। बड़े अब तुम्हारे माँ बाप के दिल तो क्या गुजरेगी, जिसने पाल पोस के खिला पिला करके पढ़ाया, पढ़ाई लिखाई करवाई, और उसके बाद भी तुम उसके इस तरीके से व्यवहार करोगे? दोस्तों पूरी तरीके से वो उसको मोटिवेट करने लगता है, और अब इसका व्यवहार देख करके जो ये लड़की होती है उसकी पूरी तरफ आकर्षित होने लगती है। अब देखते ही देखते एकता जिसके लिए आई हुई होती है वो पूरी तरीके से दिमाग से डिलीट हो जाता है और उसके दिमाग में दीपक चलने लगता है। दोस्तों लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है और दोनों जो सुबह का खाना पीना खा करके बैठे हुए थे और दुकान लगाने की तैयारी में थे, तभी दोस्तों एकता जो थी वह आज दूसरे से बोलती है, दीपक आज मैं गाँव नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है, और चलो हम लोग दोनों कहीं चल के शादी कर लेते हैं। दीपक कहता है चल के शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहती है कैसी शर्त? तब वो कहता है पहले तुम अपने माँ बाप को फोन करो और सारी कहानी बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और जो कुछ हुआ इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो हम लोग चलेंगे गाँव और चल के अरेंज वही कर देंगे, अच्छे से शादी विवाह करेंगे। और एकता जो थी वो कहती है नहीं दीपक, अगर तुम मेरे घर वाले वहाँ वो लोग आ जाएंगे और मेरे घर वालों को उठा कर लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जिसके लिए आई थी और वह मुझे पिछले 3 सालों से जानता है, ये महीने 1.5 महीने में तुम्हारे साथ इतना ज्यादा लगा हो गया कि मैं उससे पिछले 3 साल को प्यार को भुला गई। दीपक कहता है कि नहीं, जब तक तुम बात नहीं करोगी तब तक मैं इन सब चीजों पर राजी नहीं होऊंगा। दीपक भी दोस्तों अपनी जीत पे राजी हो जाता है। दीपक वो कहता है कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी। तब दीपक कहता है एक काम करो, तुम अपने घर का नंबर दो, जो होगा देखा जाएगा। दीपक को दोस्तों वो नंबर देती है। अब दीपक नंबर मिलाता है कि दोस्तों एकता के पिताजी फोन उठाते हैं तो पूछता है कि आप एकता के पिताजी बोल रहे हैं? तो बोलता है हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है आप कौन सा? वो बोलता है मैं दीपक बोल रहा हूँ और मैं मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में रह के काम करता हूँ। सारी चीजें बताता है और उसके पूरी यात्रा में कैसे एकता मिलती है, क्या क्या होता है, सारी कहानी दोस्तों उसके पिता को बताता है। और अब उसकी बातों को सुन करके उसका पिता जो होता है वो कहता है कि आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप मेरी बेटी को भगवान मिल गया। दीपक कहता है कि अगर आप आना चाहते हो तो आ जाइए, आनंद विहार बस अड्डे को उतर जाइएगा और जैसे ही 10 कदम की दूरी पे जाइएगा तो मेरी दुकान है, यहीं पर हम दोनों मिलेंगे।
और आप चाहें तो एकता को लेकर के जा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप एकता और हम दोनों साथ रहते हैं। एकता ने मुझे शादी करने का प्रस्ताव भी रखा है, और चाहे आप तो हमारी शादी भी करवा सकते हैं, जैसा आप उचित करें। तब वो कहते हैं ठीक है। दोस्तों रातों ही रात बेचारे वो ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली का दोस्तों जो रेलवे स्टेशन होता है, वहां से आनंद विहार आते हैं, और आनंद विहार आने के बाद दोस्तों ये जो दीपक है इसको फोन करते हैं। दीपक रास्ता बताता है, ये लोग उसकी दुकान पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उसकी बेटी और दीपक दोनों मिल के दुकान चला रहे होते हैं। दुकान पर जो है भीड़ होती है दोस्तों। दीपक जो था वो उन्हें बुलाता है, अंदर बैठाता है, चाय नाश्ता पानी हर चीज का प्रबंध करता है। दीपक का व्यवहार देखते ही जो ये एकता के पिताजी थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा लड़का है। अब होता यह है दोस्तों, दीपक कहता है कि अभी दुकान का टाइम है, ऐसा कीजिए थोड़ी देर रुकिए, दुकान बंद करके थोड़ा जल्दी ही बंद करके चलेंगे, और उसके बाद हम आपको अपने रूम पे ले चलेंगे। अब दोस्तों वो दुकान जल्दी बंद कर देता है। दीपक एकता और उसके पिताजी को लेकर के अपने रूम पर ले जाते हैं, वहां रखते हैं, लगभग 3-4 दिनों तक साथ में रखते हैं। 3-4 दिन तक एकता के पिताजी दीपक का व्यवहार देखते हैं, और वह 3-4 दिनों में वो भी काफी हद तक उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या होता है, और गांव में भी ऐसी जो हमारी इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम हो चुकी है। लोग दुनिया भर के ताने मार रहे हैं, इसकी बेटी किसके साथ भाग गई पता नहीं चल रहा है। तो वो कहता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी गांव में बता दीजिएगा, मैं इसको लेकर के गांव वापस आऊंगा। दोस्तों गांव में जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि जो गलती हो गई तो हो ही गई, उसे सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन काफी समय बीत गया, जब से ये आई है तो उसके तीसरे चौथे दिन से मैं समझा रहा था कि तुम या तो घर चले जाओ या घर वालों से फोन करके संपर्क करो। लेकिन आपके डर के मारे ना तो ये घर जा रही थी और ना ही ये बात ही करने चाह रही थी, और ये कहती है घर नहीं जाऊंगी, नहीं घर अपने आप कुछ कर लूंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों उसका पिता जो होता है वो कहता है कि अक्सर मैं बच्चों को हमेशा दबाव में रखता था, इनके इनके दिल की बात जानी ही नहीं, और इसी का प्रयास ये है कि इतनी बड़ी गलतियां हमारे साथ हो गई। दोस्तों वो काफी हद तक प्रभावित हो जाते हैं, और दोनों ही दोस्तों खुल करके एक दूसरे से मन की बातें करते हैं, और लगभग दोस्तों 1 हफ्ते का समय ये तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। अब एकता के पिताजी दीपक से कहते हैं कि बेटा गलती तो हो ही गई से, तो इससे अच्छा है कि चलो अब हम तुम्हारी शादी एकता से करवा देते हैं। एकता को तैयार करते हैं, कहते हैं कि बेटी मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी दीपक से ही होगी, उस नालायक लड़के से तो कभी नहीं होगी। तो दीपक भी दोस्तों एकता को समझाता है, कहता है कि एक काम करो पिताजी के साथ गाँव जाओ, हम लोग भी गाँव चलते हैं। और अब दोस्तों अपने पिताजी को बुलाता है, शादी विवाह की बात करते हैं, जो कुछ भी होगा गांव से ही होगा। दोस्तों ये लोग फिर से यूपी के प्रतापगढ़ आ जाते हैं। एकता अपने लखनऊ चली जाती है पिताजी के साथ, दीपक अपने घर जाता है, वहां से अपने पिताजी को लेता है और लेकर के एकता के घर एक दिन जाता है। शादी विवाह का बात होता है, पूरा परिवार इसके लिए मान जाता है, और दोस्तों बड़े ही ऐसे धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद दोनों ही पति और पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोस्तों समय बीतता जाता है, और अब दोस्तों इन दोनों के बीच 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि ये कहाँ जाने कहाँ भाग गई, किसके साथ भाग गई, वो मुंह उनका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि दोनों जवान तो सबके खुला था, किसी की जुआ पर ताला लगाया नहीं जा सकता, जिनका जो काम था वो कह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों लोगों की जुबान बंद होती जा रही है, और एकता दोस्तों शादी के बाद चली जाती है दिल्ली। वहाँ दीपक और एकता पति और पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, दोनों मिलकर अपना काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि आज के समय में लड़कों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर भरोसा करने लायक बिल्कुल ही नहीं है। अब दोस्तों जो भागने जैसा कदम उठाते हो तो बहुत ही ज्यादा गलत है, चाहे वो लड़की हुई या लड़का, माँ बाप की इज्जत, लड़कियां भाग के चली जाती है तो माँ बाप की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाती है। 22-23 साल तक उसको सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन एक पराई लड़की के लिए लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। और दोस्तों देखिए प्यार होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इस कदर प्यार हो जाए कि भाग जाओ। माँ बाप कभी भी बच्चों के जीवन के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, भला ही सोचते हैं, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी संतान दुख में रहे। इसलिए दोस्तों माँ बाप लड़के की शादी अच्छी घर, बेटा बेटी की शादी अच्छी बियाह अच्छी घर देख के करते हैं ताकि वो संतुष्ट रहे। दोस्तों ऐसा कदम ना उठाएं, सावधान सतर्क रहें, और वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को बात करने ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए